जब ये बात सामने आई तो ये बात जरूर सब लोगों के दिमाग में आई, इस प्रश्न आया कि भाई इसके बारे में इस देश में चर्चा क्यों नहीं होती है। जम्मू कश्मीर की टोटल टेररिस्ट एक्टिविटीज लश्कर तोयबा की डोमिनेंस में, इसकी छत्र छाया में हो रही है बहुत समय से। इसके बारे में चेतना क्यों नहीं है, मीडिया के लेवल पे क्यों नहीं है, सरकार के लेवल पे क्यों नहीं है, और इन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे भी क्यों नहीं, इस बारे में चर्चाएं होने लगी। और सबसे ज्यादा जो हमको जो बात उठते हैं वो है कि भाई लश्कर तोयबा जो संस्था है, इस संस्था टेररिस्ट आतंकवादी जो संस्था है, इसका जो इसकी मदर है, इतनी ज्यादा जानकारी जम्मू कश्मीर में नहीं है तो बाकी जम्मू की बात ही नहीं। अच्छा, जो सीखने वाली बात इस सबसे है कि क्या आतंकवादी जो सोच जो है, जो पाकिस्तान जिस मंशा के साथ या पान इस्लामिस्ट ग्रुप जिस मंशा के साथ भारत की धरती पे आतंकवादी हमले करते आ रहे हैं, उनकी जो टोटल सोच है, क्या उसके बारे में हम सब लोग उतना सचेत हैं जितना हमको होना चाहिए। जब इस प्रश्न पे हम की तरफ देखते हमको लगता है कि शायद उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है जिस लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपको अगर पिछले 2 दशक से लश्कर तोयबा जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज को ऑलमोस्ट डोमिनेट करता आ रहा है, और यहां पे अगर एक सरकार का मन बनता है कि ऐसी संस्थाएं जो यहाँ पे अलगाववाद को और आतंकवाद की मानसिकता को शय दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उन संस्थाओं को या जो आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं उन पे अब एक अंकुश लगाने की जरूरत है। और उसी के संदर्भ में जब जमात इस्लामी पे बैन लगा तो उस वक्त हम हैरान हो गए कि अहले हदीस पे बैन क्यों नहीं लगा, क्योंकि अहले हदीस ही मदर ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तोयबा की है। और अहले हदीस के जो ऑफिस बेयरर्स यहाँ पे हैं वो घोषणा करते आ रहे थे कि भाई पिछले 1 दशक से हमारी संस्था जम्मू कश्मीर में बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ी। जहां पे एक समय पे उनके पास मॉस्क का और स्कूल का एक छोटा एक दायरा था, वो दायरा पिछले दशक में बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां पे वो कह रहे थे कि हमारी मेंबरशिप 2 से 3 हजार के करीब थी, वो कहने लगे कि अब हमारी मेंबरशिप मिलियंस में हो गई। जहां पे उनके कुछ मॉस्क और कुछ स्कूल्स थे, वो सैकड़ों की संख्या में बढ़ गए, और वो इसकी उद्घोषणा करते हैं। और उस समय पे उद्घोषणा करते हैं जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी और सब्सिक्वेंटली पीडीपी की गवर्नमेंट थी। और अहले हदीस के साथ संबंधित लश्कर तोयबा का उदय है। ये अहले हदीस उन 4 मसालिक में से, 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, उनमें से एक है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और जमात इस्लाम, ये 4 ब्रॉडली कैटेगरीज मानी जाती है। और अहले हदीस पान इस्लामिस्ट भी है, और साथ में एक किस्म से इसकी राइवलरी, आइडियोलॉजिकल राइवलरी देवबंदियों के साथ है, इन बरेलियों के साथ भी। अब जम्मू कश्मीर में कुछ समय से चल रही है ओल्डेस्ट पान इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 6 से ये चलती आ रही है। इसका इंटीग्रेशन जो है हदीस मूवमेंट पाकिस्तान में चलती आ रही है, उसके साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ। और एक ऐसा स्टेज जब यही ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आतंकवाद की घटनाएं कर रहा है, और उसकी जो सोच है वो जम्मू कश्मीर के बियॉन्ड पूरे देश को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदुस्तान को 3 भागों में बांटना चाहते हैं, कुछ कहते हैं 2 भागों में बांटना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि टेक ओवर ही करना चाहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी सोच है मुस्लिम वर्ल्ड में कि भाई ये तो मुगल एरिया था, भारत मुगल था, तो
अंग्रेजों के चले जाने के बाद तो यहाँ पे मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को ही हैंड ओवर जाना चाहिए। इस तरीके की सोच जो है इसको वो चला रहे हैं, और अहले हदीस इस तरीके की सोच के काम करता रहा है इतने समय से। पाकिस्तान का जो उधर कहते हैं 88-89 के करीब इसकी बुनियाद पड़ी और शुरुआत हुई जहां ज़कीर रहमान लखवी की जो अहले हदीस का एक गुट था उसका मिलना जमात दावा के साथ हुआ, तो हाफिज सईद चला है और मरकज दावा इरशाद बना। मरकज दावा इरशाद के बनने के बाद ही लश्कर तोयबा इसकी मिलिट्री आर्म के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया। इसका एक पान इस्लामी स्वरूप है, इसने अफगानिस्तान में काम किया, ग्लोबल इसका डायमेंशन है, लेकिन फोकस इसका प्राइमरली जे के रहा या इंडिया रहा। अब यहां पे अहले हदीस एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप नॉर्मली 2611 के बाद जो पहली बात होनी चाहिए थी, इसके पूरे इंडोक्ट्रिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इसके पॉलिटिकल पैटर्नेज को लेके, इसके पूरे सिस्टम को लेके भारत के अंदर जो है उसके बारे में एक जागृति होनी चाहिए और सरकार के लेवल पे भी इसकी लेकिन अभी तक 2611 के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस किस्म की चेतना कुछ सिलेक्टेड लोगों के बगैर यहाँ पे है। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लश्कर तोयबा एक पान इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल पान इस्लामिस्ट मूवमेंट के साथ इसका इंटीग्रेशन भी रहा है, इसकी राइवलरी भी रही है, देवबंदियों के साथ राइवलरी रही है, लेकिन ओवरलैप भी है जहां पे ये कोऑर्डिनेट भी करते आ रहे हैं। जैसे जो ये अलकायदा के लोग हैं, अपने आप को देवबंदी विचारधारा से प्रेरित हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने इनका जो मेन मुर्दकी में जो इनका जो इंस्टीट्यूशन है उसको फाइनेंस करने में उस्मा बिन लादेन ने मदद की और खूब पैसे दिए उसने। तो अगर जमात इस्लामी पे बैन लग गया तो अहले हदीस को क्यों छोड़ा गया बाहर? सोच क्या थी पीछे? और रीच लश्कर तोयबा की आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई हमारे भूतपूर्व होम मिनिस्टर ये कोशिश करते हैं इशरत जहां केस में कि लश्कर तोयबा का लिंकेज यहां पे घटी आतंकवादी घटना के साथ न रहे। ये किस किस्म की रीच है, किस किस्म की एंगेजमेंट है, किस किस्म की सोच? शायद अभी जिस तरीके की समझ होनी चाहिए लोगों के लेवल पे, लीडर्स के लेवल पर, मिलिट्री के लेवल शायद नहीं है। क्या ओवरलैप है देवबंदियों और अहले हदीस वालों के, जो एक दूसरे को इनफिडल अपोस्टेट्स बोलते हैं? फर्क क्या है? जो पैटर्नेज लश्कर तोयबा को पाकिस्तान दे रहा है, इसमें फर्क। आजकल तो टेररिस्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं रेबल प्रॉक्सी जो पाकिस्तान के लश्कर तोयबा है। कृष्णा फैल्के द मोस्ट ड्यूटियस प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तान। और ये लोग तकफीर नहीं चलाते हैं, पाकिस्तानी स्टेट को स्टेबलाइज करके पाकिस्तान इस्लाम को फैलाने के लिए मानते हुए जो डोमेस्टिक स्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में करनी है उसका काम भी करते हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं करते। जम्मू कश्मीर में ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरा जो इनकी इंडोक्ट्रिनेशन, जो इनकी बेस है, 26/11 के बाद कम से कम एक बात तो समझ में आनी चाहिए हमको, लश्कर तोयबा और इसके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को वैसे ही फोकस दे, इनफैक्ट सबसे प्राइम फोकस उस पर होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन थिंकिंग के लेवल पे नहीं हुआ। और 26/11 का एक और लेसन ये हो सकता था कि ये हम समझें कि जिसको हम टेररिज्म कह रहे हैं ये एक बड़े अभियान की एक छोटी सी आर्म है। इट इज अ स्मॉलर आर्म ऑफ अ बिगर कैंपेन। ये बात समझ आती
वर्किंग क्लास के लेवल पे भी, एकेडमिशियंस के लेवल पे भी, और मीडिया के लेवल पे भी, और जो हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसके लेवल पे, कि इंडॉक्ट्रिनेशन, लोगों को तैयार करना इसकी बिगर आर्म है। और ये इंडॉक्ट्रिनेशन अपरेटस स्कूल के माध्यम से, तबलीग जो बिल्कुल इंडॉक्ट्रिनेशन के जो बाकी सारे तरीके हैं उनके माध्यम से ये चल रहा है, और इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कहीं पे भी नहीं की, इसको रोकने की कोशिश कहीं पे भी नहीं की। जमाती इस्लामी पे बैन लगने के बावजूद भी पुराने जो मलिक ने कहा कि लिटरेट में तो 40% जो ये हैं एम्प्लॉयज है वो जमात से इन्फ्लुएंस है। सिर्फ जमात इस्लामी की ही बात अभी आगे है, जिसकी बात उसकी बात नहीं। लश्कर तैयबा की एक्टिविटी जिसका पाकिस्तान में जमात दावा के नाम से चलते हैं, क्योंकि मरकजुल दावा इरशाद टेररिस्ट नाम जमात दावा का, जो वहां पे एक्टिविटी करती है बॉर्डर एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी एक रिलीजियस फैसिस्ट माइंडसेट खड़ा करने की एक्टिविटी, और ये काम कश्मीर में भी चल रहा है। इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये बात समझना है कि जिस लड़ाई को हम फेस कर रहे हैं ये एक टोटल वॉर है। ये जरूरी है, होता है, इस्लाम डेमोनाइज होता है, जिहाद की एक पॉजिटिव नहीं हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं इसके नाम पे, वो किस किस्म का युद्ध कर रहे हैं, उनका वॉर फॉर्म क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। इस वॉर फॉर्म में छोटे बच्चे से लेके जो व्यक्ति अब मरने की एज में आया हो, वो सब लेजिटिमेट सोल्जर्स हैं। टोटल सोसाइटी के रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल हैं, और टोटल कंट्रोल की एक कल्पना है। ये जंग चल रही है, ये इंडॉक्ट्रिनेशन के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से, नैरेटिव्स को क्रिएट करने, उससे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो नैरेटिव्स पे होती है, टेररिज्म से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नैरेटिव्स पे होती है। और काउंटर लेवल पे जो चीजें ये टोटल वॉर फॉर्म्स डिप्लॉय करती हैं ग्राउंड पे, इनका जो काउंटर रिस्पॉन्स के लेवल पे हमको करना चाहिए। हमने इस सारे युद्ध को एक मेयर टेररिज्म के रूप में इसको अभी तक रिकॉग्नाइज किया है, और टेररिज्म के रूप में हम इसको इसलिए भी रिकॉग्नाइज शायद करते हैं कि साइकोलॉजिकली दिमाग में ये है कि ये कहें कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण ये हो रहा है। इसकी कोशिश कर रहे हैं, और ये घातक हो रहा है। के दिन मुझे लगता है कि ये दो फिगर, हम जो एनिमी है जिसने 26/11 किया उसको अभी नहीं समझ रहे हैं, और जो इसने डिप्लॉय किया है भारत पे, इस वॉर फॉर्म को भी अभी समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन सही मानों में एक श्रद्धांजलि जो ये होगी कि हम इन लश्कर तोबा की बात तो नहीं कर रहा हूं कि लश्कर तोबा 26/11 का एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट था, उसके संदर्भ में एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने ये बात कही। वो सारे आतंकवादी संगठन जो काम कर रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इनमें ओवरलैप कहां पे, इन पे डाइवर्जेंस कहां पे, इन बातों को समझे, और ये समझे कि रिलेंटलेस बैटल चल रहा है, रिलेंटलेस वॉर चल रहा है। अगर हम इसकी रिलेंटलेसनेस, इसकी निरंतरता को नहीं हम the sins they are operating for their own objective recognize नहीं करें, तो हम अपने ऊपर ये हमें खुदकुशी वाली बात करेंगे। It's a relentless war. Those who are waging it are deadly sincere. इसमें
अल्टीमेटली एनिमी की टोटल डिस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है। इस बात को ध्यान में रख के आज से लगता है कि हम कर पाए तो ये इस बात को रिकॉग्नाइज करें और इस चेतना को फैलाएं कि भाई लश्कर तोयबा एक सबसे प्रॉक्सी के रूप में भारत में जो लेके सब जगह इसकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है अहले हदीस है, वो भारत में नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। तो जंग ये कर रहे हैं और एक जंग एक्चुअल वॉर फॉर्म है, रिलेटलेस है और वो इसके बारे में सिंसियर। इन तीन चीजों पे अगर थोड़ा बहुत इसको हम इंटरनलाइज करें आगे आने वाले समय में, शायद एक ऐसी चेतना का निर्माण कर पाए कि हम मोबिलाइज कर पाए उन सारे रिस्क को एक डिफीट इस लाइफ।